सोचिए अगर कोई पिता अपनी पूरी की पूरी संपत्ति सिर्फ अपने बेटे के नाम कर दे और बेटी को मतलब एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। जी, ऐसा तो हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात देश का कानून इस बात को पूरी तरह से सही ठहराए, तो क्या उस कानून को हम समान या न्यायपूर्ण कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो सरासर अन्याय है। एग्जैक्टली और ये एक ऐसा सवाल है जो यूनिवर्सल सिविल कोड यानी यूसीसी की पूरी बहस को एक झटके में बदल देता है। इस डीप डाइव में आज हम इसी मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो सच जो अक्सर टीवी की उन शोर शराबे वाली बहसों में कहीं खो जाता है। हाँ, सही कहा। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि क्या यूसीसी का मतलब सिर्फ एक लकीर खींचकर सभी के लिए एक जैसे नियम यानी यूनिफॉर्मिटी लागू कर देना है, या फिर इसका असली मकसद निष्पक्ष न्याय और जेंडर जस्टिस मतलब लैंगिक समानता सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। बिल्कुल। इसे अगर एक विशाल पुस्तकालय के नज़रिए से देखा जाए, जहां दुनिया भर की अलग-अलग विषयों और भाषाओं की किताबें रखी हैं, अब क्या इस पुस्तकालय को व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि सभी किताबों पर एक ही रंग का कवर चढ़ा दिया जाए? ताकि सब बाहर से एकदम एक जैसी दिखे। हाँ, या फिर असली व्यवस्था ये सुनिश्चित करने में है कि हर किताब का ज्ञान सुरक्षित रहे, पन्ने फटे ना हों और उसे आसानी से पढ़ा जा सके। देखिए, ये जो आपने एनालॉजी दी ना, ये बहुत सटीक है। असल में बाहर से सब कुछ एक जैसा दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अंदर से भी सब कुछ सही और न्यायपूर्ण है। सही बात है। अगर कवर एक जैसा करने के चक्कर में किसी किताब के पन्ने ही फाड़ दिए जाए, तो वो व्यवस्था नहीं बल्कि बर्बादी है। और इस डीप डाइव में इस जटिल मुद्दे की गहराई में जाना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ये पूरी बहस अभी किसी नए कानून की वजह से नहीं उठी है। एग्जैक्टली ये किसी नए राजनीतिक फैसले या सरकार के किसी कार्यकारी आदेश की वजह से नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका की कुछ हालिया गतिविधियों के कारण फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है। अच्छा, तो अदालत में कुछ चल रहा है अभी? जी, अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजों की बेंच के सामने एक बेहद अहम याचिका आई है। ओके। इस याचिका में मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 को रद्द करने की मांग की गई है और इस एक कदम ने पर्सनल लॉ, लैंगिक समानता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी इस पूरी बहस को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। ओह, यानी इस बार इस पूरी बहस की नई शुरुआत सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से हुई है। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि इस विषय की परतों को खोलने के लिए सबसे पहले इसके कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को समझना ही सबसे सही कदम होगा। मतलब संविधान आखिर इस पूरे मामले में कहता क्या है? यहीं से असल पेचीदगी शुरू होती है। ये न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा का मामला है। अगर हम भारत के संविधान को गहराई से देखें तो इसके आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्पष्ट रूप से जिक्र है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही, आर्टिकल 44 मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी कहते हैं, उसके तहत आता है। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को एक लक्ष्य के रूप में रखा था जो नीति निर्माण का हिस्सा है। हाँ, और हम जानते हैं कि देश के लिए नीतियां और कानून बनाने का काम संसद या विधायिका का है। सही बात है। ऐसे में कानूनी हलकों में एक बहुत बड़ी चिंता और बहस ये उभरती है कि क्या न्यायपालिका को पॉलिसी बनाने के इस अधिकार क्षेत्र में दखल देना चाहिए? क्या अदालतों का इस तरह के निर्देश देना न्यायिक अतिरेक, यानी अदालत का अपने अधिकार से बाहर जाना? जी, क्या ये उसकी श्रेणी में आता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा सवाल है कि खेल के नियम बनाने का असली काम किसका है, रेफरी का या खेल आयोजकों का? बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म होती नजर नहीं आती। मैंने देखा है कि जब अदालतें इस तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं तो अक्सर धर्म और कानून का एक बहुत ही जटिल टकराव देखने को मिलता है। हाँ, और इस टकराव को समझने के लिए शायरा बानो बनाम भारत संघ जो 2017 का मामला था, उससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ओह, वो ट्रिपल तलाक वाला मामला। जी हाँ, इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क था ना, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या तर्क था अदालत का? कोर्ट ने इसे असंवैधानिक इसलिए घोषित किया
क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कोई भी आधार पवित्र कुरान में मौजूद नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो धर्म का मूल हिस्सा नहीं था। एग्जैक्टली चूंकि वो धर्म का मूल हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे कानूनन हटाना तुलनात्मक रूप से आसान था। लेकिन जब बात उत्तराधिकार यानी संपत्ति के बंटवारे के नियमों की आती है, तो स्थिति पूरी तरह से पलट जाती है। वो कैसे? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकार के नियम सीधे तौर पर कुरान पर आधारित हैं। ऐसे में हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक सेकंड, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत यानी वही एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन जिस पर हाल ही में वो सबरीमाला रिव्यू के दौरान भी बहुत लंबी बहस हुई थी। एकदम सही पकड़ा आपने। जब कोई नियम या प्रथा किसी धर्म की आवश्यक प्रथा का अभिन्न हिस्सा बन जाती है, तो अदालत के लिए उसमें बदलाव करना या उसे रद्द करना संवैधानिक रूप से बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाता है। बाप रे, ये तो अदालत के लिए किसी माइनफील्ड में चलने जैसा हो गया। जी बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब अगर इसे एक आम नागरिक की नजर से देखा जाए तो संविधान का आर्टिकल 14 हर किसी को समानता का अधिकार देता है। और दूसरी तरफ आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को आबाद रूप से मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। सही कहा। अब ऐसे में अगर कोई धार्मिक कानून या पर्सनल लॉ समानता के अधिकार से सीधे टकराता है, तो न्यायपालिका के लिए ये तो बीच खेल में रेफरी द्वारा नियम बदलने जैसी मुश्किल स्थिति हो गई। हाँ, एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ समानता का तराजू है, दूसरी तरफ धार्मिक आजादी की ढाल। कोर्ट आखिर ये तय कैसे करे कि कौन सा अधिकार बड़ा है और लकीर कहाँ खींची जाए? और यही वो बिंदु है जहां से पूरी बहस का रुख मुड़ जाता है और हमें समानता के असली अर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। समानता का असली अर्थ? जी, यह है एक बहुत बड़ा भ्रम है, बल्कि मैं कहूंगी एक तरह का मिथक है कि हर समान दिखने वाला कानून असल में जमीन पर भी न्यायपूर्ण ही होता है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प बात है। अगर हम इस भ्रम को तोड़ें, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि अगर पूरे देश में कानून एक जैसा हो गया, तो सबके साथ समान व्यवहार होने लगेगा। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन वसीयत की आजादी, जिसे कानूनी भाषा में टेस्टामेंट्री फ्रीडम कहते हैं, उसका उदाहरण इस सोच को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। वो कैसे? थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? जरूर। देखिए, अगर हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की बात करें या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को देखें, और यहाँ तक कि जो अभी हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 लागू हुआ है, हाँ, जो काफी चर्चा में भी रहा है। जी, उसे भी देखें तो इन सभी में वसीयत की पूरी आजादी दी गई है। इसे एब्सोल्यूट टेस्टामेंट्री फ्रीडम कहा जाता है। वसीयत की पूरी आजादी का मतलब कोई अपनी संपत्ति का क्या करेगा, इस पर कानून का कोई दखल नहीं। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी 100% संपत्ति अपनी मर्जी से किसी एक व्यक्ति के नाम कर सकता है। ओह, अगर इस पर विचार किया जाए तो एक तरफ तो देश का कानून जोर शोर से ये कहता है कि बेटे और बेटी दोनों को पिता की संपत्ति में एकदम बराबर का हिस्सा मिलेगा। हाँ, कागज पर तो यही लिखा है। लेकिन अगर कोई पिता अपनी पूरी की पूरी संपत्ति वसीयत के जरिए सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के नाम कर दे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताए गए इन तमाम आधुनिक कानूनों के तहत ये पूरी तरह से वैध है, तो वो समान उत्तराधिकार का नियम तो उसी पल बेमानी हो गया। बिल्कुल। वो समानता सिर्फ कागजों पर लिखी रह गई, जमीन पर बेटी को कुछ नहीं मिला। ये एक तरह की कानूनी विसंगति है जो एक हाथ से अधिकार देती है और दूसरे हाथ से उसे छीनने का पूरा रास्ता खुला छोड़ देती है। कमाल है। इसी वजह से उदाहरण के लिए गुजरात जैसे राज्यों में भी इस तरह के कानूनों को अदालतों में चुनौती दी गई है। यानी बाहर से आधुनिक और समान दिखने वाले इन कानूनों में महिलाओं को संपत्ति से बेदखल करने का इतना बड़ा कानूनी रास्ता हमेशा से खुला हुआ था। जी हाँ। ये तो पूरी तरह से इस धारणा को पलट देता है कि नया या समान कानून हमेशा बेहतर ही होता है। और अब इसके ठीक विपरीत अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी MPL के ढांचे को देखें, तो वहाँ एक बहुत ही अलग तस्वीर नजर आती है जो इस बहस में अक्सर भुला दी जाती है। अच्छा, वहाँ क्या नियम है वसीयत को लेके? मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 के तहत कुछ बहुत ही सख्त और स्पष्ट सुरक्षात्मक नियम मौजूद हैं। इसके अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति के 1/3 हिस्से से ज्यादा की वसीयत अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। क्या बात कर रही हैं? सिर्फ 1/3? जी, सिर्फ 1/3। तो बाकी की संपत्ति का क्या होता है? बाकी का जो 2/3 हिस्सा है वो अनिवार्य रूप से
कानूनी वारिसों के बीच तय किए गए नियमों के हिसाब से ही बटेगा। उसे कोई वसीयत के जरिए किसी एक को नहीं दे सकता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इतना ही नहीं, इसमें एक और परत है। अगर कोई व्यक्ति वसीयत के जरिए अपनी किसी एक वारिस को बाकियों के मुकाबले ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहता है, तो इसके लिए अन्य सभी वारिसों की सहमति लेना अनिवार्य है। यानी अगर बाकी वारिस राजी नहीं है तो वो वसीयत लागू ही नहीं हो सकती। ये तो वाकई एक नया नजरिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर बिना गहराई से सोचे समझे पूरे देश में एक रूपता लागू कर दी गई और इन पुराने कानूनों को पूरी तरह हटाकर एक नया समान कोड ले आया गया, तो क्या होगा? तो मुस्लिम महिलाओं से ये 1/3 हिस्से वाली ठोस सुरक्षा हमेशा के लिए छीन सकती है। बिल्कुल। ये स्थिति तो बिल्कुल एक ही साइज की टी शर्ट हर इंसान को पहनाने जैसी हो गई। वो टी शर्ट बाहर से देखने में तो एकदम एक जैसी लगेगी, लेकिन वो कई लोगों को फिट ही नहीं होगी। एग्जैक्टली। उल्टा जो सुरक्षा उनके पास पहले से मौजूद है, वो भी उन पर थोपी गई इस एकरूपता के चक्कर में खत्म हो जाएगी। ये टी शर्ट का विचार इस खतरे को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। ये स्पष्ट करता है कि कोई भी पर्सनल लॉ, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो, पूरी तरह से 100% सही या पूरी तरह से गलत नहीं होता। हाँ, हर कानून में कुछ न कुछ ग्रे एरिया होता है। जी, हर कानून के भीतर कुछ गहरी कमियां और कुछ बेहद प्रगतिशील खूबियां एक साथ मौजूद होती हैं। इसीलिए इस डीप डाइव में मुस्लिम पर्सनल लॉ की गहराइयों और उसकी बारीकियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम पहले कमियों की बात करें, तो एमपीएल में क्या खामियां हैं? देखिए, अगर कमियों की बात करें तो ये मानना होगा कि शरीयत एक्ट 1937 में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक छेद है। सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड को शामिल ही नहीं किया गया है। कृषि भूमि को बाहर रखा गया है। जी हाँ। और भारत जैसे देश में जहां कृषि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अधिकांश संपत्ति आज भी कृषि भूमि के रूप में ही है, वहां कृषि भूमि को पर्सनल लॉ से बाहर रखना तो महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। बिल्कुल। तो फिर कृषि भूमि के बंटवारे का फैसला किस कानून के तहत होता है? क्योंकि 1937 के एक्ट में ये शामिल नहीं है, इसलिए कृषि भूमि का पूरा मामला राज्य सरकारों के भूमि कानूनों के तहत चला जाता है और यहीं से असली भेदभाव शुरू होता है। राज्य के कानूनों में भेदभाव है? हाँ, अगर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 का उदाहरण लिया जाए, तो इस कानून के तहत महिलाओं को बहुत ही सीमित और बेहद आंशिक अधिकार मिलते हैं। किस तरह के आंशिक अधिकार? इस कोड में स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था है कि कृषि भूमि में सिर्फ और सिर्फ अविवाहित बेटियों को अधिकार दिया जाएगा, विवाहित बेटियों को नहीं। ओह, ये तो बहुत गलत है। अगर इस पे गौर किया जाए तो ये सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। शादीशुदा होने या न होने के आधार पर किसी महिला का पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार कैसे तय हो सकता है? सच में ये एक ऐसी व्यवस्था है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से पंगु बनाती है। बिल्कुल बनाती है। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी खामी है जो सीधे तौर पर जेंडर जस्टिस के खिलाफ जाती है। जी, लेकिन अगर एक तरफ ये खामी है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी तो होगा जो इस कानून को बैलेंस करता हो। मतलब अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये पूरा का पूरा कानून सिर्फ पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं पे टिका हुआ है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो सार्वजनिक बहसों में बहुत आसानी से फैल जाती है। अच्छा जी, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रगतिशील पहलुओं पर रोशनी डालें तो पता चलता है कि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत आधुनिक हैं। सबसे पहली बात, इसमें विवाह को कोई अटूट धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। एग्जैक्टली, इसे दो व्यक्तियों के बीच एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दुल्हन की स्पष्ट और बिना किसी दबाव की सहमति का होना पूरी तरह से अनिवार्य है। इसके बिना निकाह मुकम्मल नहीं होता। ये तो काफी प्रोग्रेसिव है। और इसके अलावा महिलाओं को विवाह के भीतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेहर का एक बहुत ही मजबूत प्रावधान है। हाँ, मेहर के बारे में सुना है। जी, जो कि पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला एक तरह का आर्थिक अधिकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निकाहनामा, जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे जोड़े की सुविधानुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। कस्टमाइज मतलब उसमें शर्तें जोड़ी जा सकती हैं? बिल्कुल, उसमें महिला अपनी तरफ से शर्तें जोड़ सकती है, जैसे कि पति दूसरी शादी नहीं करेगा या महिला के काम करने पर कोई रोक नहीं होगी। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो तलाक के मामले में भी महिलाओं के पास कुछ विशेष अधिकार मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। महिलाओं के पास खुला का अधिकार है। खुला? जी,
ये एक ऐसा अधिकार है जहां महिला बिना किसी दोष के यानी नो फॉल्ट तलाक ले सकती है। उसे अदालत में पति की कोई गलती साबित करने की जरूरत नहीं है। ओह, तो अगर वो साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले सकती है। सही कहा। इसके अलावा जो आंशिक रूप से संहिताबद्ध कानून है, जैसे मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, उसके तहत भी महिलाओं को काफी अधिकार है। जैसे कि क्रूरता या पति द्वारा लंबे समय तक छोड़ दिए जाने जैसे कई आधारों पर अदालत से न्यायिक तलाक मांगने का स्पष्ट अधिकार महिलाओं को दिया गया है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जब हम इन सभी पहलुओं जैसे वसीयत पर पाबंदी, खुला का अधिकार, मेहर और सिविल कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ देखते हैं तो कुछ मायनों में ये पुराने हिंदू कानूनों या यहाँ तक कि कुछ नए और आधुनिक समझे जाने वाले यूसीसी मॉडल्स के मुकाबले महिलाओं के हक में कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा नजर आता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। गहराई से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मामलों में ये वाकई अधिक प्रगतिशील और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला है। और इसीलिए कानून के जानकार और विशेषज्ञ एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यानी सबको एक ही डंडे से हाँकने की नीति को लेकर इतनी गंभीर चेतावनी देते हैं। हाँ, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। अगर सिर्फ एक रूपता का झंडा फहराने के नाम पर जल्दबाजी में कोई एक कानून सब पर थोप दिया गया तो इसके नतीजे समाज को पीछे धकेलने वाले हो सकते हैं। जो अच्छी बातें, जो ठोस सुरक्षात्मक प्रावधान अभी अलग अलग कानूनों के तहत महिलाओं के पास मौजूद हैं, उन सब के एक झटके में खो जाने का एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो जाता है। एग्जैक्टली। ये तो एक बहुत ही विकट स्थिति है। मतलब एक तरफ वर्तमान कानूनों में कमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है, और दूसरी तरफ एक मुश्त समान कानून थोपना इतना खतरनाक और नुकसानदेह हो सकता है। जी। तो फिर आखिर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का सही रास्ता क्या है? समाधान क्या होना चाहिए? समाधान किसी एक झटके में ब्लैंकेट यूसीसी लागू कर देने में बिल्कुल नहीं छिपा है। ये समझना होगा कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक ढांचों को रातों रात नहीं बदला जा सकता। तो फिर कैसे बदला जाए? सुधार धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से होने चाहिए। अलग अलग कानूनों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि सारे कानून कागज पर एक जैसे या यूनिफॉर्म दिखें, बल्कि सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि क्या वे कानून जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी महिलाओं और पुरुषों को बराबर हक मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल। सुधार की किसी भी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि मौजूदा सुरक्षा का स्तर किसी भी कीमत पर कम ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी एक कानून को पूरी तरह से खारिज करने या किसी एक को पूरी तरह से अपनाने के बजाय हर जगह से अच्छी चीजें चुनने की जरूरत है। बेस्ट प्रैक्टिसेस। जी। इसे ऐसे समझिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ से वसीयत पर पाबंदियों वाला वो नियम लिया जाए जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई अपनी पूरी संपत्ति किसी एक को देकर बाकी महिलाओं को बेदखल न कर सके। हाँ, वो 1/3 वाला नियम। हाँ, और इसके साथ हिंदू कानून से महिलाओं और पुरुषों के लिए एकदम समान उत्तराधिकार के नियम लिए जाएं। दोनों की अच्छाइयों को मिला दिया जाए। क्या बात है, ये तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। इसके साथ ही जो गहरे संरचनात्मक अंतराल हैं, उन्हें खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे हमने यूपी रेवेन्यू कोड का उदाहरण देखा था, जहां जमीन के मामले में विवाहित और अविवाहित बेटी के बीच भेदभाव है। जी। कृषि भूमि से जुड़े ऐसे सभी कानूनों को तुरंत सुधार कर सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कानूनी सुधार असल में एक पॉटलक डिनर जैसा होना चाहिए। पॉटलक डिनर? राइट। वो कैसे? जहां हर कोई अपने घर से अपनी सबसे बेहतरीन डिश लेकर आता है और फिर सब मिलकर उस पूरी दावत का आनंद लेते हैं। ओह, बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर परंपरा और हर धर्म के कानून से सबसे अच्छी डिश यानी सबसे बेहतरीन नियम को चुना जाए और एक नई टेबल सजाई जाए, न कि ये कि सभी डिशेस को एक ही मिक्सर में डालकर ऐसा पीस दिया जाए कि उसका एक स्वादहीन और बिना किसी पोषण वाला पेस्ट बन जाए जो किसी के गले ना उतरे। ये पॉटलक डिनर का विचार इस पूरे समाधान को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। और इस पॉटलक में ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी डिश ना आ जाए जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। जैसे कि कृषि भूमि में भेदभाव वाला कानून? बिल्कुल। लेकिन इस दावत को वास्तव में सफल बनाने के लिए और इसे सिर्फ एक विचार से हकीकत में बदलने के लिए एक और चीज की सख्त जरूरत है। वो क्या? और वो है
सामाजिक सर्वसम्मति, सोशल कंसेंसस। लोगों की रजामंदी। जी, कोई भी बड़ा कानूनी सुधार, चाहे वो कागजों पर कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे स्वीकार न करे। सही बात है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नागरिक समाज, अलग-अलग समुदायों के हितधारकों और धार्मिक निकायों को इस पूरी चर्चा और सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से साथ लिया जाए, उनके साथ खुला संवाद स्थापित किया जाए। हाँ, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी विशेष समुदाय को ये महसूस न हो कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जब लोग सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जब उनकी बात सुनी जाती है, तभी वे नए बदलावों को खुले दिल से अपनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस डीप डाइव की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो जो सबसे बड़ी और सबसे अहम बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस पूरी बहस को समानता बनाम विविधता की उस उबाऊ और अक्सर जहरीली राजनीतिक लड़ाई से बाहर निकालना ही होगा। जी, उससे आगे सोचना होगा। अगर हम भारत के कानूनी इतिहास पर नजर डालें, तो ये हमेशा से बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ हमेशा अलग-अलग परंपराओं से विचारों का आदान प्रदान होता रहा है, जिसे हम विचारों का क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। एक दूसरे से सीखते हुए ही हमारे कानून विकसित हुए हैं। और यही वो मूल भावना है जो भविष्य के किसी भी कानूनी सुधार का मार्गदर्शन करनी चाहिए। बिल्कुल। एक प्रभावी और सच्चा सिविल कोड केवल समान या एकरूप होने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका असली परीक्षण इस बात में है कि वो कितना न्यायपूर्ण है, कितना समावेशी है और महिलाओं के अधिकारों के प्रति कितना संवेदनशील है। सही बात है। हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ देश भर में एक जैसा कानून बना देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक नागरिक के लिए सच्ची समानता और सम्मान सुनिश्चित करना होना चाहिए। बहुत ही गहराई वाली बात कही आपने। इस डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले आज के इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है और हमें इस बहस से एक कदम आगे ले जाता है। क्या है वो सवाल? अगर ये कल्पना की जाए कि आने वाले समय में हम सभी पर्सनल लॉज की सबसे अच्छी बातों को मिला लेते हैं, एक ऐसा बेहतरीन, निष्पक्ष और लैंगिक न्याय वाला सिविल कोड तैयार कर लेते हैं जो अपने आप में पूरी तरह से मुकम्मल हो, तो क्या भविष्य में हमें पर्सनल लॉ या धर्म आधारित कानूनों की कभी कोई जरूरत ही रह जाएगी? क्या समाज एक ऐसे समय की ओर बढ़ेगा जब विवाह, संपत्ति और परिवार से जुड़े सारे नियम पूरी तरह से दो व्यक्तियों के बीच के स्वतंत्र सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, जहां जन्म के आधार पर तय होने वाले समुदाय या धर्म की कोई भूमिका ही ना बचे? ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है ना? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो ये विचार करने पर मजबूर करता है कि क्या असली न्याय पाने के लिए हमें उन किताबों के कवर के रंग से आगे बढ़कर उन किताबों की जरूरत पर ही नए सिरे से विचार करना होगा? खैर, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।